दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि भाई अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्ता क्या है। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन है कि जिसकी वजह से इजराइल चाहे कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, अमेरिका हमेशा उसकी मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता है। चाहे बाहरी ताकतों की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक हो, कोई अंदरूनी झगड़ा हो, या फिर यूएन के अंदर दुनिया के बाकी देशों की तरफ से इजराइल के खिलाफ लाया गया कोई प्रस्ताव हो, हमेशा अमेरिका ही वो इकलौती ऐसी ताकत होता है कि जो इजराइल और बाकी लोगों के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। कभी भी इजराइल के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ऐसा महसूस होता है कि मानो वो मुसीबत इजराइल के ऊपर नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर आई है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूदा वक्त में चल रही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग भी है, क्योंकि आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा कि जब से ही ये जंग शुरू हुई है तब से ही लगातार खुद इजराइल की राजनीति में भी इतनी ज़्यादा हलचल नहीं है कि जितनी ज़्यादा हलचल अमेरिका की राजनीति में है। मई सन 1948 में जब फिलिस्तीन के इलाके पर इजराइल को कायम करने का ऐलान किया गया था, तो जहाँ एक तरफ सारे अरब देशों ने इसकी मुखालिफत की और जंग का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका वो देश था कि जिसने उसी रात में ही इजराइल को न सिर्फ कबूल किया बल्कि लगातार उसकी मदद करना भी शुरू कर दी थी। तब से लेकर आज तक लगातार अमेरिका की तरफ से जो मदद की गई है वो लगभग 150 अरब डॉलर्स के करीब बताई जाती है, और इसमें से ज़्यादातर हिस्सा इजराइल को डिफेंस के फील्ड में ही दिया गया है। अमेरिका की तरफ से दी गई किसी भी एक देश को यह अभी तक की सबसे बड़ी मदद है। इजराइल की तरफ से जब भी फिलिस्तीन के इलाके में किसी भी तरह का कोई फौजी एक्शन लिया गया है, उस पर हमेशा अमेरिका ने अपना सपोर्ट ही जाहिर किया है। अब चाहे दुनिया के बाकी देश इजराइल के खिलाफ ही खड़े हों। इवन 2017 में तो जब ट्रम्प की गवर्नमेंट थी तो ट्रम्प ने इजराइल का साथ देते हुए उसके उस फैसले पर मुहर लगा दी थी कि जिसके तहत इजराइल अपनी राजधानी तल अवीव से हटाकर मशहूर ऐतिहासिक और मुकद्दस शहर यानी कि जेरूसलम ले जाना चाहता था। ट्रम्प ने न सिर्फ इस फैसले पर मुहर लगाई थी बल्कि अपनी अमेरिकन एम्बेसी को भी तल अवीव से ट्रांसफर करके जेरूसलम पहुंचा दिया था। इस फैसले पर काफी विरोध हुआ था और पूरे मिडिल ईस्ट में काफी विवाद देखने को मिला था। दुनिया के बेशुमार देशों की तरफ से इस फैसले के खिलाफ यूएन में एक प्रस्ताव भी ले जाया गया था, मगर हमेशा की तरह अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया था। और ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि अमेरिका तो 1972 से लगातार अब तक इजराइल के खिलाफ लाए गए इस तरह के लगभग 53 से 54 प्रस्ताव को यूएन में वीटो कर चुका है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर अमेरिका इजराइल को इतना खुलकर सपोर्ट करता क्यों है? वरना आज के दौर में तो हम देखते हैं कि दुनिया की राजनीति में जितने भी देश आपस में दोस्त हैं वो यकीनी तौर पर अपने अपने फायदों की वजह से हैं, और अगर दुश्मन हैं तो भी अपने अपने नुकसान की वजह से हैं। अपने फायदे और नुकसान के बगैर कोई भी देश इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लेता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को इजराइल से क्या फ़ायदा है? आखिर क्या वजह है कि एक सुपर पावर होने के बावजूद भी अमेरिका को इजराइल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? तो चलिए अब अपने इन सारे सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को जानकर शायद हैरानी हो, मगर अगर आप लोग इतिहास पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका हमेशा से ही इजराइल के इतना ज़्यादा करीब नहीं था और इतना खुला सपोर्टर नहीं था कि जितना आज के दौर में नजर आता है। 1948 में भले ही अमेरिका इजराइल को कबूल करने वाला पहला देश हो, मगर उसकी पॉलिसी इसको लेकर इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। इवन 1956 की वो जंग कि जो मिस्र वर्सेस 3 देश लड़ी गई थी, और वो 3 देश थे इजराइल और उसके 2 साथी ब्रिटेन और फ्रांस, तो इस जंग में भी अमेरिका एक्टिव नजर नहीं आया था, बल्कि लास्ट में तो उसने इन तीनों देशों को ही धमकाना शुरू कर दिया था। हुआ ये था कि उस दौर में मिस्र के जो राष्ट्रपति थे यानी कि जमाल अब्दुल नासिर, उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए उनकी ये जो नहर है यानी कि सुएज कैनाल, इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। बदले में इजराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर मिस्र के ऊपर अटैक कर दिया था। करीब था कि इस जंग में उस दौर की दुनिया की एक और बड़ी ताकत यानी कि यूएसएसआर मिस्र की तरफ से इजराइल के खिलाफ कूद जाता, मगर उससे पहले ही अमेरिका ने जब हालात बिगड़ते हुए देखे तो इन तीनों ही फौजों को धमकाना शुरू कर दिया और इनको धमकी दी कि अगर ये तीनों ही फौजें मतलब इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन पीछे नहीं हटे तो इनके ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए जाएंगे। नतीजे में पहले तो फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी फौजें हटाई, बाद में अमेरिका के ही दबाव में इजराइल को भी अपनी फौज वापस खींचनी पड़ी। इसके अलावा उस दौर में इजराइल की तरफ से खुफिया तौर पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी काम शुरू किया गया था, और इस मामले में भी इजराइल को अमेरिका की मुखालिफत झेलनी पड़ी थी। अमेरिका की तरफ से लगातार इजराइल को टारगेट किया जाता था, इसीलिए उस दौर में इजराइल ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए खुफिया तौर पर फ्रांस से मदद ली थी। मगर दोस्तों, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस दौर में अमेरिका इजराइल की मदद करता ही नहीं था। करता तो था, मगर इतना खुलकर नहीं करता था, बल्कि वो तो मिडिल ईस्ट में बैलेंस बनाकर चलता था, क्योंकि ये भी एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि अमेरिका को शुरू से ही पता था कि मिडिल ईस्ट के इलाके में अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए इजराइल बहुत ज़रूरी है। वही मिडिल ईस्ट का इलाका कि जो नई दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मतलब कि तेल से माला माल था। वैसे तो अमेरिका ऑलरेडी काफ़ी पहले ही सऊदी अरबिया जैसे देशों से दोस्ती करके उनसे बहुत सारे डील्स वगैरह भी कर चुका था, और उसका तेल वगैरह का सब कुछ ठीक ठाक चला करता था। मगर प्रॉब्लम यही थी कि अमेरिका सऊदी अरबिया या इस तरह के दूसरे बाकी मिडिल ईस्ट देशों पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता था। अमेरिका को पता था कि इन सारे मुस्लिम देशों के मुकाबले में जो इजराइल है वो आइडियोलॉजी या फिर दूसरी चीज़ों के हिसाब से अमेरिका
अमेरिका के ज़्यादा करीब है और ये इसराइल और बाकी मुस्लिम देश हर मामले में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो जब कभी भी किसी मुद्दे पर ये सारे देश अमेरिका के मुखालिफ खड़े होंगे तो उस मामले में इसराइल ऑटोमेटिकली अमेरिका की ही तरफ खड़ा हुआ नजर आएगा। बस इसीलिए अमेरिका ने पहले ही दिन न सिर्फ इसराइल को कबूल किया था बल्कि लगातार इसको माली तौर पर सपोर्ट करना भी जारी रखा था। मगर दोस्तों फिर 1965 के बाद धीरे धीरे अचानक से हालात ऐसे बने कि अमेरिका के जो हमेशा से ही इसराइल को सिर्फ एक पार्टनर के तौर पर दिखता था और उसकी इसीलिए मदद किया करता था क्योंकि उससे इस इलाके में बड़ा फायदा मिल रहा था, अब वो अमेरिका इसराइल को पार्टनर से भी कहीं आगे बढ़कर समझने लगा था। इन दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक नहीं रहा बल्कि ये रिश्ता अब काफी आगे निकल चुका था। अमेरिका की तरफ से इसराइल के लिए बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान होने लगा और रिश्ता उस नतीजे पर पहुंच गया कि जब पूरी दुनिया में ये कहा जाने लगा कि इसराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इसराइल, मतलब अमेरिका ही इसराइल है और इसराइल ही अमेरिका है। दरअसल हुआ ये था कि 1967 की जंग में इसराइल ने जब अरब देशों पर बड़ी ही आसानी के साथ बढ़त हासिल की और बहुत सारे इलाकों पर कब्जा किया तो इसराइल मिडिल ईस्ट की एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। उस दौर में ऑलरेडी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और मिडिल ईस्ट में मौजूद दो देश मतलब कि इजिप्ट और सीरिया यूएसएसआर के पाले में ही माने जाते थे। तो अब अमेरिका ने सोचा कि तेल से मालामाल इस इलाके में अपना कंट्रोल रखने के लिए और यूएसएसआर से इस इलाके में निपटने के लिए इसराइल से बेहतर और बड़ा पार्टनर कोई मिल ही नहीं सकता है। 1973 आते आते ऑलरेडी अमेरिका और इसराइल का रिश्ता ऐसा हो चुका था कि जैसा आज के दौर में नजर आता है। यही वजह थी कि जब उस दौर में सऊदी किंग शाह फैसल की तरफ से इसराइल और इसके सारे साथी देशों के खिलाफ तेलबंदी का ऐलान किया गया था तो उस तेलबंदी की वजह से अमेरिका और यूरोप में बहुत बुरे हालात हो गए थे। मगर उसके बावजूद भी ये सारे ही देश और स्पेशली अमेरिका इसराइल का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। हालांकि दोस्तों इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसराइल और अमेरिका का ये जो रिश्ता है ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका की आम पब्लिक भी है, क्योंकि अमेरिका की आम पब्लिक में ऐतिहासिक तौर पर हमेशा से ही इसराइल के लिए बड़ा सपोर्ट रहा है। सन 2022 के ही सर्वे की बात कर लें तो उसमें जहां एक तरफ 55% लोगों ने इसराइल की तरफ सपोर्ट दिखाया था तो वहीं सिर्फ 26% लोग ही फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए नजर आए थे। यही वजह है कि अमेरिका की राजनीति में जब भी कोई इंसान प्रेसिडेंट वगैरह बनना चाहता है और अपनी रिलीज वगैरह करता है तो वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो इसराइल के सबसे ज़्यादा करीब है। न सिर्फ इसराइल के साथ अपनी गहरी दोस्ती को जाहिर करता है बल्कि ये भी साबित करने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में वो दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले में इसराइल की ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि जाहिर है इन सब चीज़ों के बगैर तो वहाँ का कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वैसे तो अमेरिका में यहूदियों की आबादी 7 से 8 मिलियन के करीब है जो पूरी अमेरिकी आबादी का सिर्फ 2.5% भी नहीं बनता है, मगर उसके बावजूद भी अमेरिका के सिस्टम पर और अमेरिका की राजनीति पर यहूदियों की मजबूत पकड़ है। वजह यही है कि आबादी में भले ही यहूदी वहाँ पर कम हो मगर यकीनी तौर पर जो हैं वो मजबूत बहुत हैं। इवन अगर आप लोग अमेरिका के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट उठाकर भी देखोगे तो उसमें आप लोगों को एक बड़ा नंबर यहूदियों का मिलेगा। अमेरिका की राजनीति में जो दो मेन पार्टियां हैं उन दोनों में भी अच्छी खासी तादाद में बड़ी बड़ी पोजीशन पर यहूदी बैठे हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि चाहे गवर्नमेंट अमेरिका में जो भी बने उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कई बड़ी बड़ी पोजीशन पर यहूदी ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इसके अलावा अमेरिका में इसराइल का जो ये मजबूत सपोर्ट है इसके पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका में मौजूद यहूदियों की लॉबीज को भी ठहराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के अंदर कई छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऐसी यहूदी लॉबी मौजूद हैं कि जो हमेशा इस बात को मेक श्योर करती हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका की आम पब्लिक में या फिर अमेरिका की राजनीति में इसराइल के लिए सपोर्ट कम ना हो बल्कि हमेशा बना रहे या फिर बढ़ता रहे। तो फिलहाल दोस्तों इन सारी वजहों को देखकर समझ में ये आया कि जहां एक तरफ इसराइल का खुद का वजूद अमेरिका के ऊपर डिपेंड है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी इसराइल से काफ़ी बड़ा फायदा है और दोनों ही लोग वक्त के साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।